हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम अकेडमी। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था और फिर मैं इनर्शिया के बारे में बता रहा था कि कैसे मास के अकॉर्डिंग इनर्शिया अलग अलग होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट हम फोर्स का पढ़ चुके हैं। फोर्स ऐसा चीज़ है, ऐसा पुश और पुल है किसी ऑब्जेक्ट पे जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ये ट्राई करता है चेंज करने का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मोमेंटम, फिर सॉरी, पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो है क्या कि अगर ये एक्चुअली हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। मास इनटू वेलोसिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? वेक्टर है ये। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में ये मास तो स्केलर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं? इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं हम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशन लिख सकते हैं मोमेंटम का। क्या हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशन? मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का हो जाएगा L t-1। तो बेसिकली ये चीज़ें हम कब पढ़ चुके हैं? पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि क्या ये इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये प्रोडक्ट मतलब एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है मोमेंटम का। किसी ऑब्जेक्ट में मास है, वेलोसिटी है, तो उसका जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट आएगा दैट इज मोमेंटम। लेकिन हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये मैं फिजिक्स का टीचर, मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो सही है, इसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल मतलब कि फिजिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन भी होना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे छोटा सा एक बुलेट का एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली कितना 10 ग्राम ऐसा कुछ मास इसका होता है। एवरेज मास देखें तो 10 ग्राम है, ठीक। बाकी अलग अलग मासेज होते हैं, एग्जैक्ट 10 ग्राम की जरूर नहीं बोल रहा मैं, लेकिन 10 ग्राम एवरेज हम ले लेते हैं। इसके पास हाई वेलोसिटी है, तो ये जो यहाँ पे अगर एक वॉल ले हम या फिर कुछ भी एक सरफेस ले, तो ये 10 kg का ब्लॉक जो हाई वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो इम्पैक्ट होगा इसका, मतलब कि इसका जो मोशन है, मोशन में सिर्फ ये इसका कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है। ये इसके ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण जो इसका इम्पैक्ट है इस पॉइंट पे वो अलग होगा कंपेयर टू एक बॉल है, उसी मास का बॉल है, या फिर मास थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन इसका वेलोसिटी अगर मैं बोल देता हूँ v1, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2, तो इतने हाई बुलेट के वेलोसिटी से तो नहीं जा सकता बॉल, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा अलग होगा। मतलब क्या होगा कि मास ज़्यादा होने के बावजूद वेलोसिटी कम हो गया, तो इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे वो अलग इम्पैक्ट है और इसका इम्पैक्ट अलग है। लेकिन इसी वॉल के सामने एक हम ले लेते हैं ट्रक, ठीक है। ये दो ही व्हील है इसके, लेकिन ट्रक है ये, मान लेते हैं ट्रक है। इसका कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन दोनों के कंपैरिजन में कम रखते हैं इसका वेलोसिटी हम, बट इसका जो इम्पैक्ट होगा वॉल पे इन दोनों से अलग होगा। मतलब क्या है कि सिर्फ ये जो इम्पैक्ट है इसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा है मास पे, और सिर्फ मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये अमाउंट ऑफ मोशन,
अमाउंट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसके मास पे भी डिपेंड कर, मास कम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो फिर ये अमाउंट ऑफ मोशन है इसके पास। ये इसके पास मास बहुत कम है, वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो अमाउंट ऑफ मोशन है इसके पास। मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को, मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि इसे अगर मुझे रेजिस्ट करना है, इसे रोकना है, तो इसका अमाउंट ऑफ मोशन अलग होगा। इसे रोकने में मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा ज़्यादा, इसे रोकने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को अपोज करना है मुझे, किसी चीज़ को रोकना है, तो सिर्फ उसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता अपोजिंग फोर्स जितना मुझे चाहिए, वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे भी डिपेंड करता है। तो दिस कॉम्बिनेशन मीन्स मास एंड वेलोसिटी मीन्स दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन इज कॉल्ड मोमेंटम, या फिर द इम्पैक्ट विच इट पुट ऑन द अदर बॉडीज इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बेसिक हम लोग मोमेंटम का डेफिनेशन क्या लिख लेते हैं, जो अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन के अलावे अगर बढ़े आगे हम, तो क्या है, इट इज अ अमाउंट ऑफ मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट, इट इज अमाउंट ऑफ मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में ये अमाउंट ऑफ मोशन है क्या, मोमेंटम। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इसमें। अगर कि एक, हाँ ध्यान रखना है, मोमेंटम में दोनों होता है, मास भी होता है और वेलोसिटी भी होता है। दोनों में से कोई एक चेंज हुआ तो अमाउंट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों का ध्यान रखना है। मतलब आगे जो भी हम पढ़ने वाले, एक्चुअली फोर्स के बारे में बताऊंगा, तो फोर्स सिर्फ अभी मैं बताऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो अमाउंट ऑफ मोशन मतलब मोमेंटम का खास ख्याल रखना है। मोमेंटम जितना आसान समझते हैं, क्वेश्चंस तो इजी आते हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अभी। ओके, अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। 2 kg ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है कुछ 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्या मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 8 यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। ओके, मुझे मेनली आगे बताना है, मतलब हमें अभी मेनली आगे पढ़ना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बचपन से नहीं, बचपन में भी नहीं पढ़े थे हम, बचपन में ही पढ़े थे, मतलब कि क्लास 9th में पढ़े थे। क्या था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सीधी सी बात है, उतना हेवी डिफिनेशन पे अभी नहीं जाते हैं। देखो फिजिक्स में डिफिनेशन लास्ट स्टेप होता है, पहले चीज़ों को हमें प्रोसेस करना होता है, पहले चीज़ों को हमें समझना होता है। फिजिक्स नहीं, लाइफ में भी क्या होता है, पहले चीज़ों को हमें समझते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई हमारी तो फिर सब कुछ बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो सब कुछ का कोई मतलब नहीं। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, वेलोसिटी u है, इसके पास मोमेंटम क्या है, इसको इनिशियल मोमेंटम बोल देते हैं mu। थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसी ऑब्जेक्ट का टाइम t के बाद इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इसी ब्लॉक का मोमेंटम, मतलब इसका वेलोसिटी v है, मास m है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, m, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, या फिर कितने ये मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा है, तो इसको डेल्टा टी भी बोलते हैं, मतलब टाइम बोलते हैं। मान लेते हैं टाइम यहाँ पे t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। जैसे कि यहाँ पे 12:10 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, तो टाइम कितना लगा है, 5 मिनट। तो 12:15 माइनस 12:10, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन टाइम। ओके, तो ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब ये प्रोपोर्शनलिटी से कोई क्वेश्चन सॉल्व हमसे होता नहीं है, तो हमें इसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा। एक कांस्टेंट लाते हैं के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब यहां से क्या है,
फॉर सिंपल फोर्सेज, हमारे आसपास में जो सिंपल फोर्सेज होते हैं, फॉर सिंपल फोर्सेज, ये के का वैल्यू, बाद में बहुत कॉम्प्लेक्स फोर्सेज भी आ जाते हैं, तो बेसिक फोर्सेज के लिए जो अभी हम मेजर कर रहे हैं, अभी मैकेनिक्स में जो मेजर करेंगे हम, के का वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1, मानते हैं 1, तो क्या हो जाएगा एफ, ये स्मॉल सबसे सिंपल फोर्स के लिए होता है। बाकी ऑसिलेशंस में जब बहुत डीप मोशन में जाते हैं तो के का वैल्यू कुछ भी अलग भी हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग के का वैल्यू लेंगे 1। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमने, ठीक है ना, मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस केस में जो अभी हमने देखा है कि मास m में वेलोसिटी u है, मास m में वेलोसिटी v है, टाइम लगा है t, तो इस केस में हम फोर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्या है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा mv, इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा mu, और टाइम कितना लग रहा है t। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे m, आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये कब पढ़ चुके हैं हम, क्लास 9th में। ध्यान रखना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है, बस इसका एक ये रिजल्ट है। दिस इज नॉट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स, वन ऑफ द रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बस एक रिजल्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। क्या होता है, एम एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, जो बेसिक हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन लिखे तो क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका एक रिजल्ट है। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं एक रिजल्ट है, हमने तो यही पढ़ा है, तो आपने अलग क्या बताया, यहाँ पे सेम ही तो है, थोड़ा सा अलग। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द एवरेज फोर्स, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। किसी दो टाइम के बीच में अगर जब भी हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो दैट इज एवरेज। हमें फाइंड करना होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो यहां पे क्या है हमारा फोर्स एवरेज का वैल्यू क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अगर हम मुझे इसे इंस्टेंटेनियस चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मतलब क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग 0। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम लोग जो फोर्स इंस्टेंटेनियस होगा दैट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीपी अपॉन dt। फोर्स क्या हमारा dp अपॉन dt। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करें तो dp अपॉन dt, और अगर इंस्टेंटेनियस का मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो फोर्स होगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस फोर्स। और किसी दो, जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, 10 मिनट लगा इसे जाने में। अब नेसेसरी नहीं है कि हर पॉइंट पे फोर्स कांस्टेंट ही है, फोर्स का अमाउंट अलग अलग हो रहा है। तो अगर बोला जाए कि जब ये 6 मिनट 10 सेकेंड हो चुका था, उस समय क्या फोर्स लगा, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। और इन दोनों के बीच में जो एवरेज फोर्स हम फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज। मतलब कि किसी दो टाइम के बीच में अगर फाइंड कर रहे हैं तो एवरेज, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं हम तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू, अब अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dp अपॉन dt। मतलब कि dp अपॉन dt बोला गया है दैट विल बी इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बोला गया है मतलब क्या है, एवरेज। अब दोनों पे क्वेश्चन करेंगे हम अभी। ओके, अब यहां से हम इसे लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू d अपॉन dt। p को हम क्या बोल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। देखो जरा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, हम लोग को नॉर्मली क्या लगता है कि मास
कांस्टेंट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, मास वेरी कर जाता है कभी कभी। जैसे एक ट्रक जा रही है, ये वेलोसिटी v से, क्या होता है कि अगर ये ओपन है, वेलोसिटी v से ओपन है, अगर ये ऊपर से और बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बारिश होते होते यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कलेक्ट होने लगेगा, धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेगा। मान लेता हूँ मैं ट्रक का मास 1000 kg है, ये हाफ लीटर कुछ हाफ, मतलब मास में अगर हाफ kg वो 1 kg वाटर यहाँ पे जमा हुआ है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी मास तो जमा हुआ है, मतलब कलेक्ट कर रहा है, मतलब मास इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, या फिर हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, बट मास इंक्रीज हो रहा है। या फिर एक रॉकेट जा रहा है, रॉकेट क्या है, रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा रहता है, क्या वो धीरे धीरे फ्यूल बर्न होने लगता है, तो जो इसका एग्जॉस्ट होता है वो तो बाहर निकल गया, फ्यूल बर्न हो गया, अब फ्यूल का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या है, ये जो इनिशियली जब वो निकला था तो मास ज़्यादा था, फ्यूल का मास भी कलेक्टेड था, अब धीरे धीरे फ्यूल कम हो रहा है तो मास कम हो रहा है। मतलब क्या है कि फोर्स, ये जो मास होता है, मास भी चेंज होता है, चाहे वो इस केस में ले चाहे इस केस में ले, मास चेंज होता है। यहाँ पे मास घट रहा है, यहाँ पे मास बढ़ रहा है, दोनों केस में अलग अलग चेंज हो रहा है, लेकिन मास चेंज होता है, मैं ये कहना चाहता था। तो यहाँ पे हम नेसेसरी नहीं है कि हर केस में मास को हम कांस्टेंट, जैसे कि पीछे वाले केस में अभी जो मैं बताया था, यहाँ पे मास को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लिए थे, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मास कांस्टेंट ही होगा, मास वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें मास को वेरी कराना पड़ेगा। अभी हम मास को वेरी कराएंगे, मतलब हमें जनरल केस देखना पड़ेगा कि मास को वेरी कराएंगे तो क्या होगा। तो देखो जरा क्या होगा, जैसे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, दोनों अगर वेरिएबल है तो क्या एक को लिख देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को लिख देंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे हम लिखें तो F इक्वल्स टू, पहले को लिखे, एक को कांस्टेंट माने तो मास को मैं बाहर लिख दिया, और क्या हो गया, दिस इज dv अपॉन dt, प्लस दूसरे को लिख दिया मैं dm अपॉन dt। दिस इज द मेन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। यहाँ पे इसका एक फॉर्म हम यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म बोल सकते हैं इसको, इसी को तो बोलते हैं हम लोग dv अपॉन dt। क्या है, एक्सेलरेशन, इसके पहले हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m a प्लस v dm अपॉन dt। तो ये हमारा कंप्लीट फोर्स हो गया। तो इस नॉर्मली हम लोग ये पोर्शन इग्नोर करते हैं क्योंकि मास हर केस में चेंज नहीं होता, लेकिन अगर मास गिवन है, चेंज हो रहा है, तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे मास चेंज होगा तो वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इतना रहने देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, आप रेडी रहो कुछ क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, अभी के लिए